बच्चों, आप लोगों के आरोह का काव्य भाग से अंतिम पाठ चल रहा था। आओ मिलकर बचाएं, जो निर्मला पुतुल की रचना है। यहाँ लिखा हुआ ब्लैकबोर्ड में मैंने सारी आपूर्ति की है और जिन पंक्तियों की व्याख्या बतानी है उनके 3 संकेत इस प्रकार से बनाए हुए हैं। अपनी कविता को पढ़ते हुए ही उसकी व्याख्या बताती हूँ। क्रमवार है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। यहाँ कवियत्री ने अपने संथाल परगने की सभ्यता संस्कृति को बचाए रखने पर जोर दिया है। इसलिए वो कविता में आगे कह रही हैं कि वहाँ के लोगों की जो दिनचर्या है, ठंडी होती दिनचर्या कहने का आशय यह है कि वो उसे अपनी दिनचर्या को बिताने में ढीले पड़ गए हैं, कमजोर से प्रतीत हो रहे हैं। ठंडी पड़ने का यहाँ मतलब यह है, ठंडी पड़ने का मतलब हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ऐसा मतलब नहीं। तो जीवन में आप गर्माहट लानी है कि तेजी लानी है, अपने कार्यों को, अपनी सभ्यता संस्कृति को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने को ही जीवन की गर्माहट कहा है। और मन में उत्साह लाना है, मन का हरापन अर्थात मन में उत्साह और दिल में भोलापन, स्नेह प्रेम भी बनाए रखना है। यह सब कुछ बचाने के लिए ही कवियत्री ने यह कविता लिखी। कहते हैं साथ में अक्खड़पन भी आवश्यक है और साथ में जुझारूपन भी आवश्यक है। अक्खड़पन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहाँ अपने सम्मान की बात आती है बहुत आवश्यक है अकड़ना, जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा कठोर होना। और जुझारूपन किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए जूझने की प्रवृत्ति जो संथाल वासियों में होती है, जो आदिवासियों में होती है, वह पूर्ववत बनी रहनी चाहिए। इन सबको हमें बचाना है। कवित्री ऐसा संदेश दे रही है सब लोगों को। और आगे की छोटी छोटी बातें वो लिख रही हैं कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, माटी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट। साथ में वो बचाना चाहती हैं कि भीतर की आग, उमंग, मन में कुछ भी कार्य को करने की जो इच्छा होती है उसको भीतर की आग यहाँ पर कहा हुआ है। कवियत्री क्योंकि आदिवासी क्षेत्र की रहने वाली है, झारखंड की रहने वाली है, वो अभी विशेष संथाल परगने की, और उन्होंने संथाली भाषा में ही वो सब लिखा हुआ है। आदिवासी क्षेत्र कितने पिछड़े होते हैं देखा है, वो जानती है। इसीलिए वो अपनी व्यवस्थाओं को बचाने के लिए कविता के माध्यम से कह रही है कि हमारे जो पारंपरिक औजार हैं, जैसे धनुष की डोरी, उसको यथावत बनाए रखना है। नए औजारों से क्या करना है, क्योंकि वो कहती है कि उनके पास जो पुराने औजार हैं, जैसे धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, यह सब औजार व्यवस्थित रखने हैं। कुल्हाड़ी का प्रयोग जंगल को काटने के लिए नहीं करना है। तीर और कमान को जंगली जानवरों को मारने के लिए नहीं करना है, बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी जलवायु, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए यह सब व्यवस्थित रखना है, पूर्ववत रखना है। नए की होड़ में पुरानी चीजों को, परंपरागत वस्तुओं को समाप्त नहीं करना है। और साथ में व्यवस्थित रखना है अपने जंगलों की ताजा हवा को। जब वन क्षेत्र विस्तृत होंगे, विस्तृत रूप से वन क्षेत्र होंगे, तभी ताजा हवा रह सकेगी, अन्यथा ताजा हवा नहीं रह सकेगी। वह कह रही है कि नदियों को भी प्रदूषित होने से हमें बचाना है और तभी नदियों की निर्मलता बनी रहेगी। पहाड़ों का मौन यहाँ पर आशय है कि अनावश्यक रूप से पहाड़ों की कोलाहल का आगमन न हो, वह है पहाड़ों का मौन। गीतों की धुन, वहाँ के लोकगीतों को यथावत बनाए रखना है। और माटी का सौंधापन, अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से प्रेम, अपने कृषि कार्यों को करना है। और कृषि कार्यों को करते रहेंगे तभी फसलें लहलहाएंगी। आगे कह रही हैं, लिखा हुआ है, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, फूलों के लिए पहाड़ों की शान। कितनी आवश्यकता है वर्तमान समय में। जिन जिन बातों के बारे में हम कवित्री ने लिखा है, वास्तव में उन्हीं बातों की आज के समाज को आवश्यकता है। नाचने के लिए खुला आंगन से यहाँ पर यह आशय है कि ऐसा स्थान अपने घर के आसपास
होना चाहिए जहाँ हम सामूहिक रूप से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर सकें, इकट्ठा हो सके अपनी खुशी में। कम से कम 150 लोगों को जिसको भी शामिल हम करना चाहें उसको करें। और गाने के लिए गीत वहाँ के लोकगीत या पारंपरिक गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। कहने का आशय यह है कि अगर हमारी इच्छा हंसने की है तो उसके लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कई हंसी ऐसी होती है जो व्यक्तिगत होती है, तो इसलिए उस हंसी को भी व्यक्त करने के लिए एकांत स्थान होना आवश्यक है। और रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत है। विपरीत परिस्थितियों में जब कभी अपने मन को हल्का करने के लिए रोने की इच्छा होती है या जब अपने गमों को हम बांटते हैं तो उसके लिए भी एक निश्चित स्थान होना चाहिए, निश्चित वातावरण होना चाहिए, क्योंकि हम अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को, अपने गम को सामूहिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक कवि ने कह भी रखा है, मन निज मन की व्यथा मन ही राखे होय, सुनि इठिले हैं लोग सब बाट न ले हैं कोई। संसार में सभी ऐसे लोग नहीं होते हैं, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के दुख में शामिल हों। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दुखी व्यक्ति को देख करके उसकी मजाक बना सकते हैं। इसी दोहे में यह स्पष्ट कहा भी गया है। तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता कवित्री बता रही हैं। आगे कह रही हैं कि बच्चों के लिए खेलने का मैदान भी होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चों के लिए अगर खेलने का मैदान नहीं होगा तो वो कैसे परिपक्व होंगे, कैसे राष्ट्रीय स्तर के खेलों में भाग लेंगे। छोटे से पढ़ने को अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे राज्य और फिर देश और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे। यह बात सभी के लिए है। और कवित्री तो खासकर अपने संथाल परगने की बात कहते हुए कह रहे हैं कि हमारे संथाल परगने के बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान भी होना चाहिए और जो वहाँ पशु चारण का काम करें, पशुओं को उचित चारा मिलता है। इन सब चीज़ों को बचाने के लिए ही कवित्री जद्दोजहद करती हुई दिखाई दे रही है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, कि जब व्यक्ति जीवन संघर्षों से जूझता हुआ अंतिम पड़ाव में पहुंच जाता है तब उसको कुछ शांति चाहिए होती है, एकांत चाहिए होता है। और ऐसी शांति भी बहुत आवश्यक है। कवित्री ने छोटे बच्चे से लेकर के बुढ़ों तक की व्यवस्था को ध्यान में रखा है। आगे कहती हैं, और इस विश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने के लिए बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कहती हैं आगे, यह समय, वर्तमान समय अविश्वसनीयता का समय आ गया है। हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ही हो गई हैं। अगर हम किसी पर विश्वास कर भी लें तो एक समय ऐसा आता है कि वह व्यक्ति हमें धोखा दे देता है। इसलिए कह रही है कवित्री, अब हमें उस समय को छोड़ करके ऐसी परिस्थिति को लाना है कि थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति लोग विश्वास करें, आशा उम्मीद करें और सपने देखें, भविष्य के उज्जवल भविष्य के सपने देखें। जो व्यक्ति सपने देखेगा वही कार्यरत हो सकेगा, वही कार्य कर सकेगा। इसलिए वो कह रही है कि इस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बहुत कुछ है। हम चाहें तो इन सब बातों को, इन सब व्यवस्थाओं को बचा सकते हैं। शिल्प सौंदर्य या काव्यगत विशेषताएं या साहित्यिक विशेषताएं यह इस प्रकार होगी। पहला है भाषा। कवित्री की भाषा यहाँ पर मूल रूप से संथाली थी, तो यहाँ हिंदी में उसका अनुवाद अशोक सिंह ने कर रखा है और इसलिए हम इसको कहते हैं हिंदी व्यवहारिक हिंदी है। दूसरा है शैली, प्रवाहमयी और वर्णनात्मक शैली है। छंद शांत रस है, यानी जिसका रस है वह है शांत रस। छंद है कविता का, कविता में कोई भी छंद नहीं है तो इसलिए कविता छंद विहीन कही जाएगी। अलंकार आए हैं, वर्णों की आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार हुआ और
शब्दों की आवृत्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा।